हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। स्टूडेंट्स, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 3 की कंसेप्ट एंड इश्यूज सिंस 1991 ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव्स अबाउट पॉवर्टी, उसके लिए जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो, और जेंडर के बारे में पढ़ने वाले। तो ये सारी चैप्टर में हम जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि कोल्ड वॉर एरा के बाद वर्ल्ड में क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिले। हमारे सेकंड चैप्टर में हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा और थर्ड चैप्टर में हम ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। So let's start reading. The first 2 chapters we have studied the changes that have taken place in the world since 1991. First chapter में हमने देखा कि वर्ल्ड में क्या चेंजेस दिखाए दिए गए 1991 से। We saw how the process of globalization has brought the concept like participatory state, awareness of human rights, increasing importance of non-state actor, etc. सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे न्यू चीज़ें आने लगी, पार्टिसिपेटरी स्टेट की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, अवेयरनेस होने लगी ह्यूमन राइट्स के बारे में, नॉन स्टेट एक्टर्स की इंपॉर्टेंस भी हमने देखा कि वो बढ़ने लगी। टुडे द ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज लाइक एनवायरनमेंट, पर्सपेक्टिव अबाउट पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड अप्रोचेस टुवर्ड जेंडर हैव बिकेम इंपॉर्टेंट। और आज के दौर में हम देखें तो इन्वायरमेंट को लेकर इश्यूज जो हैं और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज जो हैं, गरीबी को लेके या अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, ये सारी चीज़ों की फिक्र अब लोगों में बढ़ने लगी है और इस पे आजकल चर्चे होते हैं। यही आजकल का मेन इशू है। सो दिस चैप्टर looks at the issues and tries to understand how India has dealt with them. तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि ये इश्यूज कैसे फेस करता है इंडिया और कैसे इसे तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। व्हाट इज एनवायरनमेंट? It is everything that makes up our surrounding, the air we breathe, the water that covers most of the earth's surface, the plants and animals around us, and much more. इन्वायरमेंट क्या है? क्या हर चीज़ जो हमारे आसपास है वो इन्वायरमेंट है? जो हवा, जो पानी, ये हर चीज़, प्लांट्स, एनिमल, ये सब इन्वायरमेंट है? ये सब हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। इट इज़ द कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और अ प्लांट लिव्स। इन्वायरमेंट वो होता है जिस कंडीशन में इंसान, जानवर, पेड़ पौधे जीवित रह सकें, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम का पार्ट हैं। सो द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग अकरिंग नेचुरली। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा, जो कुदरती इन्वायरमेंट है, वहाँ पे सारी लिविंग थिंग जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, ये सारी चीज़ें, कीड़े मकोड़े, और जो नॉन लिविंग थिंग जैसे माउंटेन स्टोन, लैंड, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग में आती है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली अकर होती हैं, इसकी पैदावार जो है वो नेचुरली होती है। तो ये मैन मेड नहीं है, तो इसे कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। इट वुड इंक्लूड सॉइल, रॉक, एटमॉस्फेयर, एयर, वाटर, क्लाइमेट एक्सेट्रा। देयर इज ऑल्सो द बिल्ड एनवायरनमेंट। और फिर आता है एक दूसरा एनवायरनमेंट, उसे कहते हैं बिल्ड एनवायरनमेंट, जो लोगों के लिए ही बनाया जाता है लेकिन वो नेचुरली नहीं बनता है। नेचुरल चीज़ों को प्रोसेस्ड करके, मॉडिफाई करके, मैन मतलब जो इंसान है वो उसे बिल्ड करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज built environment. This refer to such areas where men transformed landscapes such as urban and agricultural land conversion. The natural environment is modified into a human environment. तो जो naturally occurring चीज़ें होती हैं उन्हें assemble करके जो इंसान अपने लिए बनाता है, खुद से बनाता है, तो उसे कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट और बिल्ड एनवायरनमेंट। आई होप स्टूडेंट इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। लेट्स मूव फर्दर। The relationship between economic development and environmental degradation was first placed on international agenda in 1972 at the United Nations Conference on Human Rights Environment held in Stockholm. यहाँ पे बता रहा है कि जो रिलेशनशिप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का। अब पहले हम जानते हैं कि ये कैसे, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, पहले हम पुराने ज़माने में थे जहाँ पे कम डेवलपमेंट था, ठीक है, वहाँ मिट्टी के घर होते थे, मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया रूरल रहा करते थे, तो वहाँ पे बिल्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं थी इतनी। सारा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे फैक्ट्रीज बन रही हैं, स्कूल्स बन रही हैं, हमें कहीं ना कोई चीज़ों को बिल्ड करने की ज़रूरत है, हमें जगह की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन राइज कर रही है। तो ये पॉपुलेशन के लिए जगहें बनाना, चीज़ें बनाना, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, इसे कहते हैं बिल्ड एनवायरनमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, यानी हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो खराब होता है, वाइल्ड लाइफ को खतरा है, हमारी नेचर लाइफ को खतरा है। तो इसलिए एक कॉन्फ्रेंस बैठाई गई यूनाइटेड नेशन की तरफ से, वो थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर,
ठीक है, ये हुई स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ है? स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन का कैपिटल है। 1972 में इंटरनेशनल एजेंडा था ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, और इस पे यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस को बुलाया। अब आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज टू एनकरेज एंड प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इसका जो मेन एम था कॉन्फ्रेंस का वो यही था कि लोगों में, कंट्रीज की गवर्नमेंट ने और जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं वहाँ की, उनमें ये चीज़ को प्रमोट करना, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करना कि हमें प्रोटेक्शन करना है अपने एनवायरनमेंट की और हमें इम्प्रूवमेंट भी करना है। तो ये जो है मीटिंग हुई थी स्टॉकहोम में। यहाँ पे जो होस्टिंग कंट्री थी वो गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन थी। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो था वो इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे पे बना। उसे कहते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये जो कॉन्फ्रेंस जब खत्म हुई तो उसका जो रिजल्ट था वो ये था, UNEP। तो स्टूडेंट्स, ये मीटिंग जो थी उसने 26 प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर किया कंसर्निंग कि ये इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बारे में है। तो 26 में से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, जैसे कि एक प्रिंसिपल ये था कि सेफगार्ड नेचुरल रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होने चाहिए। जो यूज़ हो रहे हैं, बाकी जो बच रहे हैं उन्हें सेफगार्ड हमें करना है। सेकंड था सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ को कंसर्न किया गया, क्योंकि ये भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी शेयर्ड एंड नॉट एग्जॉस्टेड। एनवायरनमेंट पे एजुकेशन होनी चाहिए कंट्रीज में, स्कूल के स्टूडेंट्स में, जो पियर्स हैं उनमें एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें इंट्रोड्यूस करानी है, ताकि एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनमें हो कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखना है। और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे इन्वायरमेंट सेफ रहे। तो ये सारी और भी ऐसे ऐसे करके 26 जो है प्रिंसिपल्स थे जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को लेके UNEP के द्वारा हमें पेश किए गए इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, फिर उसके बाद इन 1983 द UN सेट अप वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट। अब 1983 72 में तो हुआ, उसके बाद 83 में एक वर्ल्ड कमीशन बैठाई गई ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसे कहते हैं ब्रटलैंड कमीशन। अब ये जो ब्रटलैंड कमीशन है वो पहले उसे कहते थे वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट, यहाँ पे दिया गया है। तो पहले इसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट, उसके बाद इसका नाम पड़ा ब्रटलैंड कमीशन। ब्रटलैंड कमीशन का एम जो था वो ये था कि वो सारी कंट्रीज को यूनाइट करें इन परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कमीशन जो है 1983 में बनी, जब सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने अपॉइंट किया ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड को, जो एक लेडी थी और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नॉर्वे की। उन्होंने जो है अपॉइंट किया एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन, और इस वजह से इस कमीशन का नाम पड़ा उनके लास्ट नेम के ऊपर, ब्रुटलैंड कमीशन। उनका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। उन्हें क्यों अपॉइंट किया गया? क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो था वो फील्ड में था साइंस और पब्लिक हेल्थ के, तो उन्हें उसका स्कॉलर माना जाता था, और इसलिए उन्हें इस कमीशन का चेयरपर्सन हेड किया गया, अपॉइंट किया गया, और इस वजह से इसका नाम पड़ा ब्रुटलैंड कमीशन। 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन जो है वो ऑफिशियली डिसॉल्व हो गई। क्या हो गई? ऑफिशियली खत्म हो गई। लेकिन खत्म होने से पहले उन्होंने एक रिलीज किया था, एक कॉमन फ्यूचर करके, ब्रुटलैंड रिपोर्ट उसे कहा जाता है, या ब्रुटलैंड रिसोर्स। तो ये चीज़ उन्होंने रिलीज की थी, जहाँ पे सारी कंट्रीज को नज़र में रख के, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं और डेवलपिंग है या डेवलप्ड हैं, तो उनके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पूरी गाइडलाइन जो थी वो प्रेजेंट की गई। द रिपोर्ट ऑफ कमीशन 1987 पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज एन अल्टरनेटिव अप्रोच ऑन द बेस्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके एक ये अल्टरनेटिव अप्रोच था, और तो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके ये जो रिपोर्ट थी वो रखी गई थी, और जो ब्रटलैंड कमीशन था वो डिसॉल्व हो चुका था। The UN General Assembly called for the UN Conference on Environment and Development (UNCED) as a follow-up to the report of Brundtland Commission। तो ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट को फॉलो करते हुए यूनाइटेड जनरल असेंबली ने एक और यूएन कॉन्फ्रेंस रखी ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। The goal of the summit was to understand the concept of development that would support socio-economic development and prevent the deterioration of the environment। तो ये जो कमीशन था उसका गोल ये था कि वो अंडरस्टैंड करें कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ होना चाहिए, और वो इन्वायरमेंट के नुकसान को जो है वो प्रिवेंट करें, ना होने दें इन्वायरमेंट का नुकसान, या कम हो। So it also aimed at creating a partnership between the developing and the more industrialized country to ensure a healthy future for the planet।
दिस समिट वाज हेल्ड एट रियो इन 1992। तो ये इस समिट का एक और एम ये था कि एक पार्टनरशिप क्रिएट कर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे, यानी उन दोनों को आपस में मिलाएं ताकि उनकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी एक तरीके से हेल्प हो, मदद हो, वो कोई गलत डिसीजन ना लें जिससे एनवायरनमेंट और उनकी डेवलपमेंट को नुकसान हो। तो जो एक्सपीरियंस्ड कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं तो उनके बीच में एक डायलॉग हो और ये जो है पूरे हमारे फ्यूचर प्लानट के लिए हेल्दी रहे। तो ये समिट कहाँ हुई थी? रियो में हुई थी इन 1992। Rio de Janeiro Earth Summit 1992, also called the Rio Summit, the Rio Conference or the Earth Summit, sought to create international cooperation on development issue. It tried to raise public awareness on the need of integrate environment and development. In 2002, the Earth Summit was held in Johannesburg with the goal of again bringing together leaders from government, business, NGOs. Sustainable development was recognized as the most important goal of the institution at the national and regional levels. तो 2002 में भी जहाँ पे सारे बड़े बड़े लीडर्स को, गवर्नमेंट को, बिजनेस पर्सनालिटीज, एनजीओ जो बड़े बड़े हैं, इन सारे लोगों को बुलाया गया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल रिकॉग्नाइज किया फॉर द इंस्टीट्यूशन एट द नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल. In 2012, the United Nations Conference on Sustainable Development was again held in Rio, is also commonly called Rio 20 और Rio Earth Summit. फिर से 2012 में United Nations Conference जो है वो held हुई रियो में on the same aim sustainable development, और इसे Rio 20 भी कहा जाता है और Rio Earth Summit भी कहा जाता है. अब ये जो Rio 20 है वो उसमें more than 40,000 people लोग ने अटेंड किया था इस समिट को. ये इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल गैदरिंग ऑफ 2012 एंड लार्जेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन. तो ये जो था रियो 20 वो बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने अटेंड किया इस समिट को. ये एक सबसे बड़ी इंटरनेशनल गैदरिंग थी ऑफ 2012 की और जो यूएन के हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा इवेंट हुआ था. तो रियो 20 ने एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जहाँ पे रीडायरेक्ट करा जाए, जहाँ पे री एनर्जेनाइज करा जाए पॉलिटिकल कमिटमेंट को टू द 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यहाँ पे 3 डायमेंशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके. तो क्या 3 डायमेंशन थे? पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा सोशल इम्प्रूवमेंट और तीसरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. यानी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट का कोई नुकसान ना हो ये जरूर ध्यान दिया जाए. तो जो मेन एम था वो यही था. द गोल ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स एंड टू डेवलप अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर वाइल रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड हार्म टू द एनवायरनमेंट. तो जो गोल होता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का वो यही होता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, उन्हें वेस्ट ना करें, उन्हें ज़ाया ना जाने दें, और उसको अगर उसका यूज़ है और वो चीज़ ज़्यादा हमें नहीं मिल रही है, ज़्यादा जितना हमें क्वांटिटी उसका चाहिए वो हमें उतनी क्वांटिटी नहीं मिल रही है, तो हमें उसका एक अल्टरनेटिव निकालना है ताकि जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है वो भी प्रिजर्व रहे और हमारा काम भी हो जाए. तो ऐसे चीज़ें हमें करनी चाहिए इन्वायरमेंट को सस्टेन रखने के लिए. सो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्सिबल इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट टू अवॉइड डेप्लेशन और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अलाउ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल क्वालिटी. देखो अगर इन्वायरमेंट का डिटेरियोरेशन होगा तो हमारे जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी है वो दिन पर दिन खराब होती जाएगी. आज भी जैसे हमें क्लाइमेट चेंज देखने मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन का कॉन्सिक्वेंस है जो आज हम वर्ल्ड में फेस कर रहे हैं. The practice of environmental sustainability helps to ensure that the needs of today's population are met without jeopardizing the ability of a future generation to meet their needs. हमें अपने future generation का सोचना है कि अगर आज हम अपनी needs पूरी कर रहे हैं इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करके, तो अगर हमने ही सब यूटिलाइज कर लिया, हमने ही पूरा इन्वायरमेंट खा गए हम, तो जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए क्या बचेगा? तो हमें वो ध्यान में रखना है. जियोपर्डाइज इज अ हार्ड वर्ड हियर. तो इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट कि किसी चीज़ को रिस्क पे रखना, किसी चीज़ को जानते हुए कि ये चीज़ मैं करूँगी तो इसका नुकसान है, यानी रिस्क पे रखना, टू पुट इट एट रिस्क. तो इसे कहते हैं जियोपर्डाइजिंग. होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको क्लियर है. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, फिर हम वो पढ़ेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. सी यू, टेक केयर.